हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिया था। इस क्लास में हम अपनी बुक के कुछ परिमेय और नंबर्स को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे कोई अपरिमेय नंबर है तो उसे अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बुक का जो परिमेय 1.2 है उसे देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 81। ठीक, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, मतलब इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। हमने लिख दिया 81 को 9 का स्क्वायर। 81 क्या 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। ये 3 से 27 टाइम्स में क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 9 स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है। तो क्या 9 भी 3 से विभाजित है? देखिए अगर 9 का स्क्वायर मतलब कितना, 81 भी क्या है? 3 से विभाजित है। तो 9 भी क्या है? 3 से विभाजित। इसका मतलब यही है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से क्या है? विभाजित है, तो उसका वो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा? उस नंबर से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर 81 किसका स्क्वायर था? 9 का स्क्वायर। तो 9 का 81 मतलब 3 से क्या है? विभाजित है। तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 से विभाजित है। तो अगर 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 9 भी क्या है? 3 से विभाजित। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक नंबर है, ले लेते हैं 64। ठीक, हमारे पास क्या एक नंबर है? 64। ठीक, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का है। 8 का क्या है? वर्ग है 64। अब देखिए जो 64 है वो 4 से क्या है? विभाजित है। ठीक, तो ये 8 का क्या है? स्क्वायर, मतलब 64 4 से विभाजित है, मतलब क्या 8 का स्क्वायर क्या है? 4 से विभाजित। तो 8 भी जो होगा वो किससे विभाजित होगा? 4 से। ठीक, तो यही कहता है परिमेय आपका 1.2 कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। मतलब p स्क्वायर को अगर a विभाजित a स्क्वायर को अगर p विभाजित करती है, मान लीजिए ये क्या है? p है और ये है a स्क्वायर, तो a को भी p क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक, ये प्रमेय 1.2 था आपका। ये था आपका प्रमेय 1.2। इसका प्रयोग हम संख्याओं को जब अपरिमेय सिद्ध करेंगे उसमें करेंगे। तो अब जो आगे आते हैं, हमारे जो अगला टॉपिक है वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो इसे सिद्ध करने में हमें प्रयोग में लानी होंगी। जैसे एक होता है हमारे पास विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये एक मेथड होता है, ये एक विधि होता है। देखिए कैसे, क्या है? विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। इसी को कहते हैं हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये विधि कहाँ यूज करते हैं हम? इस विधि का यूज, देखिए प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति होता क्या है? इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे हमें क्या करना है? √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम क्या मान लेंगे कि रूट इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट उल्टा मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसके जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि जो √2 है क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है? कॉन्ट्रडिक्शन एक वर्ड ये यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ठीक, इसका मतलब आपको पता ही होगा विरोध, मतलब विरोध मतलब भी क्या होता है? उल्टा। तो हम इसके जस्ट क्या मान लेंगे? उल्टा, कि जो √2 होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब जैसे जैसे आगे हम करते रहेंगे, हम सिद्ध करते वक्त हमारी कुछ गलतियां आएंगी। वो गलतियां क्यों आएंगी? क्योंकि जो शुरू में हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा जो वो कल्पना थी हमारी, वो क्या थी? गलत। तो फिर बाद में हम क्या मान लेंगे कि जो √2 होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति क्या होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए इसे सिद्ध करने के लिए, कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है।
ऐसी संख्या, ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका जो कॉमन फैक्टर हो, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में होता है वो क्या हो, एक, सिर्फ क्या हो, एक। जैसे हमारे पास दो नंबर है 5 और 7। देखिए 5 किस किस से विभाजित है, 1 से और 5 से। 7 किस किस से विभाजित है, 1 से और 7 से। तो देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन सा है, मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में है वो क्या है, एक। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक। तो ये क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या। जब कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक संख्या हुआ कितना हो, एक, तो उसे क्या कहते हैं हम, सहभाज्य संख्या। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 9 है और है 25। देखिए 9 किस किस से विभाजित है, 9 है 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। 25 किस किस से विभाजित है, 1 से, 5 से और 25 से। ठीक, इन दोनों में भी देखिए जो कॉमन है वो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, एक। एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या। ठीक, अब जो तीसरा आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने आपको पीछे ये बताया, ये प्रमेय जो बताया कि अगर कोई संख्या p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो संख्या p a को भी क्या करेगी, विभाजित। तो ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए कि ताकि हम √2 को अपरिमेय सिद्ध कर सके, या किसी भी नंबर को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि √2 को एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कौन से विधि से कर रहे हैं, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसमें क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। हम इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, हमने इसके विपरीत मान लिया कि इसके विपरीत मान लिया कि हमने इसके विपरीत क्या मान लिया कि जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने ये मान लिया √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो सॉरी परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अब जब √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिख देंगे अतः √2 = p/q। ये लिख सकते हैं हम, किसी भी जो परिमेय संख्या होता है उसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, या मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको बताया था जो परिमेय संख्या का जो हर होता है, हर ये होता है अंश, ये होता है हर। जो हर होता है वो क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे वाला होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q ≠ 0। ठीक, ये हो गया, यहां तक आया आपको समझ में। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो p और q है ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब इन दोनों के पास एक के अलावा भी कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, जैसे ये देखिए हमारे पास p और q है, हमने मान लिया कि दोनों में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है x, ये क्या है, कॉमन है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, x से विभाजित करेंगे तो एक नया नंबर आएगा, 1 से विभाजित करने पर a/b। ठीक, इसके जब दोनों के कॉमन फैक्टर से क्या किया, हमने इसको विभाजित किया दोनों को, तो क्या है, एक नया नंबर आया a/b। जैसे इसको, इस स्टेप को समझने के लिए उदाहरण समझिए। देखिए जैसे हमारे पास एक है 8 है और एक है 20। ठीक, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5। तो देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 4 कॉमन है, दोनों में 4 है। अगर हम दोनों को 4 से विभाजित कर दें तो कितना आएगा, दोनों को अगर 4 से विभाजित कर दें तो 2/5 आएगा। मतलब किसी भी संख्या के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उससे विभाजित करने के बाद एक नया नंबर आया 2/5। तो यही मैंने मान लिया था कि p/q क्या है, कि p/q के पास कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अलावा, तो उनसे जब विभाजित किया तो एक नया नंबर आया, कौन सा, a/b। अब जो ये a/b आया है ये क्या है, ये एक सहभाज्य संख्या है, मतलब अब इसके पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। जैसे इसमें देखिए
जब 4 हमने इसके जो 4 मतलब क्या था, उभयनिष्ठ गुणनखंड था, तो जब इससे विभाजित कर दिया तो 2/5 आया। अब इन दोनों के पास कोई भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड? एक है बस। क्या है? एक के अलावा तो कोई नहीं है, तो मतलब ये क्या है? सहभाज्य संख्या। तो आया समझ में ये स्टेप? तो अगले स्टेप में मैं यही लिख देंगे कि अगले स्टेप में लिख देते हैं हम, मान लिया कि P और Q के पास एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कोई उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, दोनों में क्या है? एक के अलावा भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमने क्या कर दिया? दोनों क्या कर दिया? विभाजित। गुणनखंड से विभाजित करने पर, जब हमने दोनों क्या कर दिया? उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या कर दिया? विभाजित। तो हमारे पास क्या आया? √2 = a/b, ये मिला। ठीक, तो a/b प्राप्त हुआ। अब देखिए, जहां पर a और b क्या है? सहभाज्य संख्या। बताया था आपको a और b क्या है? सहभाज्य संख्या क्यों है? तो लिख देंगे जहां पर a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यहां इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इतना लिखने के बाद देखिए, यहां तक लिख दिया कि जो a और b है वो सहभाज्य संख्या है। ये आपको समझ में आया ये स्टेप? अब देखिए, यहां से अगर b को इधर भेजें, b क्या है? यहां पर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां से लिख देते हैं, अतः √2b = a, ये लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं हम? दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड हम पहले क्या कर देते हैं? वर्ग। तो हमने क्या कर दिया? दोनों साइड वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर दोनों साइड हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों साइड क्या कर दिया हमने? वर्ग। तो कितना आया? देखिए, जब इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2b², √2 का 2 और b² का b का b² और a का a²। ठीक, इतना आया आपको समझ में? 2b² = a²। अब यहां देखिए, यहां से ये लिख सकते हैं हम कि जो 2 होगा वो a² को क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्यों? देखिए, जैसे कोई मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 5 × 4 20 के बराबर लिखा हुआ है। ठीक, यह है आपको समझ में? अब देखिए, यहां पर जो 5 है वो 20 को विभाजित करेगा नहीं करेगा? जब ये तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मतलब जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो बराबर के इधर वाले कर विभाजित करेगा। जैसे 5 × 4 कितना लिखा हुआ है? 20। तो 5 जो होगा वो क्या करेगा? 20 को क्या करेगा? विभाजित। ठीक, तो ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 × b² = a²। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो 2 होगा वो क्या करेगा? a को विभाजित करेगा, ये लिख सकते हैं। 2a को विभाजित करेगा। यह है क्वेश्चन में, 2 क्या करेगा? a को
ए को नहीं, ए स्क्वायर को, किसको, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो मतलब जो 2 होगा वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब ये समझ में आए कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अब देखिए प्रमेय 1.2 जो मैंने आपको पीछे बताया था, उसमें क्या था, अगर किसी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को विभाजित करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि 2 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, यह है आपको समझ में। प्रमेय 1.2 के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि 2 अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्या करेगा, ए को विभाजित करेगा, और 2 ए को विभाजित, ए स्क्वायर को विभाजित क्यों करेगा ये मैंने आपको यहां से बता दिया। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां देखिए 2 क्या कर रहा है, ए को विभाजित कर रहा है, यहां से 2 ए को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहे हैं। तो 2 जब ए को विभाजित कर रहा है तो ए लाने के लिए 2 में कुछ क्या किया गया होगा, गुना किया गया होगा, जब तो ए आएगा। जैसे 5 क्या कर रहा था, 20 को क्या कर रहा था, विभाजित, तो 5 में कुछ गुना करेंगे जब तो क्या आएगा, 20 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगले स्टेप में मैं यही लिखने वाला हूं। देखिए अगले स्टेप में क्या लिख दिया मैंने कि अतः हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c हमने लिख दिया। ठीक, हमने मान लिया कि c में गुणा करने पर, मतलब 2 से c में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a। अभी बताए कि अगर किसी नंबर को कोई विभाजित कर रहा है तो उस नंबर में कुछ गुणा करेंगे जब तो वो नंबर आएगा। तो अब मैंने 2 में c से गुणा किया तो क्या आ गया, a। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल टू 2c, और मान लिया कि c क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक, हमने c मान लिया कोई क्या है, पूर्णांक है। यह है आपको समझ में इतना। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, a का जो मान है, देखिए a का मान इसमें क्या है, a का मान क्या है, √2 भी है, तो हम a का मान यहां क्या कर देते हैं, √2 भी रख देते हैं। तो लिखेंगे a का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, देखिए a का मान क्या है, √2 भी, मैंने बताया आपको, वहां से क्या लिख दिया हमने, √2 भी, और इज इक्वल टू 2c। ठीक, इतना है आपको समझ में। अब क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और b का b स्क्वायर, 2 का 4, और c का c स्क्वायर। ठीक, अब यहां से लिख सकते हैं 2, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यह लिख सकते हैं। इसको यहां लिख लीजिए, √b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2c स्क्वायर। अब देखिए यहां से फिर से क्या लिख सकते हैं कि जो 2 होगा वो क्या करेगा, b स्क्वायर के क्या करेगा, विभाजित। तो यहां से फिर से क्या लिख देंगे कि 2 जो होगा वो b स्क्वायर को क्या करेगा, 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक, अब प्रमेय 1.2 के अनुसार अगर √2, मतलब जो 2 है वो अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 होगा वो b को विभाजित करेगा। तो लिख देंगे कि 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना है आपको समझ में। अब देखिए हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि जो a और b है वो दोनों ही क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों के पास एक के अलावा कोई भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी जो दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन
अब जब हमने आगे किया तो देखिए यहाँ पर b जो है वो किससे विभाजित है, 2 से, और यहाँ पर जो a है वो भी किससे विभाजित है, 2 से। मतलब a और b के पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया हमारा, एक क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, कौन सा, 2। जबकि हमने जो माना था कि जो रूट, देखिए यहाँ पर जहां पर a और b क्या है, सअभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों के पास एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने जब आगे सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो a है वो 2 से विभाजित है और b है जो वो भी 2 से विभाजित है, मतलब दोनों के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ गया, 2। ये गलती क्यों आई, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या थी, गलत। अब इसलिए हम क्या मानेंगे कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को बस आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट में लिख देना है। तो लिखेंगे अतः a और b के पास कम से कम दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। ए और बी के पास कम से कम जो 2 है वो क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन। लेकिन ये जो आ रहा है ये स्टेटमेंट ये क्या आ रहा है, गलत। क्यों, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि जो क्या है, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या। तो अब क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे परंतु यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, ए और बी सहअभाज्य संख्या है। लेकिन हमें तो पता है कि जो हमने माना था कि ए और बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, इसका क्या विरोध हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि यहां पर क्या आया है कि इनका क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब तो ये सहभाज्य संख्या नहीं रहे, क्योंकि ए और बी के पास कम से कम 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि बस एक होना चाहिए था। एक मतलब एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 भी क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका विरोध प्राप्त हुआ, जो हमने शुरू में माना था कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या। तो लिख देंगे यह विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत, कि जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने कल्पना किया था ये क्या था हमारा, गलत, ठीक। तो अगर हमारा कल्पना गलत आ गया तो इसका मतलब अब हम क्या मानेंगे, इसके जस्ट उल्टा, कि जो √2 होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे कि अतः यह निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह निष्कर्ष निकला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने क्या कर दिया, √2 को
एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब हम जो अगले क्लास में करेंगे वो भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे 3 + √2, 6 + √2, 1/√2। तो इनको भी हमें क्या अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इन्हें हम अपने उदाहरण से करेंगे जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो हम इन्हें अगले क्लास में करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।